नमस्कार, मैं कमल कौशिक खबर की तह तक देखना आप शुरू कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर की जो राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने हरियाणा के लिए भी अपने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इंतजार किया जा रहा था बीजेपी की दूसरी लिस्ट का और खबरें अभी तक ने पहले ही आपको बता दिया था कि दूसरी लिस्ट में हरियाणा का नंबर भी आ सकता है। हालांकि 10 लोकसभा सीट तो नहीं, लेकिन 6 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है और तस्वीरों में आप उन उम्मीदवारों के नाम को देख सकते हैं। इन उम्मीदवारों पर क्यों भरोसा जताया गया है, क्या आधार है, ये भी बड़ा सवाल है। खबर की तह तक पहुंचेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये 3 चेहरे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अशोक तंवर अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी को छोड़कर सिरसा से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। बंतो कटारिया, इनका नाम सबसे आगे चल ही रहा था। अंबाला लोकसभा सीट से यही सांसद का चुनाव लड़ेंगी, इन पर विश्वास जताया है। ये दिवंगत रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है। अब ये अगले 3 चेहरे भी देख लीजिए। ये है सिटिंग एमपी जिनको फिर मौका दिया पार्टी ने। हालांकि 2 सिटिंग एमपी जिनका टिकट कटा है उन पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो 3 सिटिंग एमपी आप देख पा रहे हैं, पहले तस्वीर में चौधरी धर्मवीर सिंह जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से मौजूदा सांसद भी है और फिर से चुनाव लड़ेंगे। राव इंद्रजीत सिंह पर फिर से विश्वास जताया गया है और ये गुरुग्राम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही फरीदाबाद से बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर को फिर से पार्टी ने एक बेहतर मौका दिया कि अपने आप को साबित करें। इनकी जो जीत हुई थी वो भी किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से इन्होंने 2019 में एक बड़ी जीत हासिल की थी फरीदाबाद लोकसभा सीट से। कल हमने ये भी देखा कि अंबाला लोकसभा सीट से बंतो कटारिया पर जब बीजेपी ने विश्वास जताया तो उस दौरान वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए गई और नायब सिंह सैनी से मुलाकात की गई थी। क्योंकि उन्होंने उन पर भरोसा जताया तो धन्यवाद करना लाजमी था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जरिए केंद्रीय आलाकमान का भी विश्वास जो उन पर था उस पर भी उन्होंने धन्यवाद किया है। आइए सुनवाते हैं बंतो कटारिया ने कल क्या कहा था। ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीट जीतने की तैयारियां करी है, क्योंकि हमारी 10 सीटें हैं 90 विधानसभा है। मैं पूरी कोशिश करूंगी रतनलाल कटारिया जी के सपने पूरे करने के और अंबाला की जनता के मुद्दे पर खरा उतरने की। और ये जो 6 नाम है और बाकी जो 4 लोकसभा की सीट बची है, खबर की तह तक पहुंचेंगे और खबरें अभी तक लगातार आपको एक्सक्लूसिव जानकारी हरियाणा के राजनीति को लेकर लगातार देता आया है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से लाइव, उनसे हम बातचीत करते हैं। अनिल, कल जो ये 6 लोकसभा सीट थी, बीजेपी ने जो अभी निर्णय लिया है, इन उम्मीदवारों पर जो भरोसा जताया है, संक्षेप में सबसे पहले तो उस पर गौर करके हमारे दर्शकों को बताइए कि इसके मायने क्या है और क्यों इन्हीं नामों पर विश्वास जताया गया है। और दूसरा, बाकी जो 4 लोकसभा की सीट बची है, एक एक करके उनके बारे में भी दर्शकों को बताइए कि उन पर फिलहाल क्यों इतना विचार विमर्श किया जा रहा है, क्यों इतना मंथन किया जा रहा है कि अगली लिस्ट में ही उनका नाम आ सकता है। देखिए कमल, कल जो बीजेपी की तरफ से चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी दूसरी सूची जारी की गई थी। इस सूची में हरियाणा को लेकर 6 टिकटें बीजेपी ने घोषणा यहां पर की है। अगर इन 6 टिकटों की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं। एक दिन पहले उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया था जो मुख्यमंत्री पद के तौर पर। कल उन्होंने विधायकी भी करनाल की छोड़ दी थी और उसी से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। खुद मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी बताया गया था कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाएंगे। तो ऐसे में जो टिकटों की घोषणा की गई है, मनोहर लाल को पार्टी ने करनाल से उम्मीदवार बनाया है। एक बड़ा दाव मनोहर लाल के ऊपर कह सकते हैं, क्योंकि मनोहर लाल का बड़ा कद है, 9.5 साल तक वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनको लोकसभा चुनाव लड़ाकर बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज यहाँ पर दी है। चर्चाएं ये चल रही है कि मनोहर लाल लोकसभा में पहुंचने के बाद जो उनकी भूमिका है केंद्र में, काफी बड़ी भूमिका उनकी केंद्र में रहने वाली भूमिका किस तरीके की रहेगी वो चुनावों के बाद पता लगेगा। लेकिन जो भूमिका रहेगी मनोहर लाल की, अब बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका रहेगी। इसके अलावा अगर बाकी सीटों की अगर बात करें, फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। केंद्र में मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके ऊपर पार्टी ने एक बार फिर दाव लगाया है। तीसरी बार उनको वहां पर टिकट दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, गुर्जर समाज के बड़े नेता है, लगातार मोदी कैबिनेट में तकरीबन 10 साल से वो मंत्री है। तो एक बड़ा चेहरा है, उनको एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं हम गुरुग्राम की। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत
इंद्रजीत सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लगातार गुरुग्राम से सांसद बनते आ रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह। मनमोहन सरकार की बात करें, मनमोहन सरकार में, यूपीए सरकार में लगातार 10 साल वो मंत्री थे केंद्र में। अगर बात करें एनडीए की सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, लगातार 10 साल से वहां पर वो मंत्री है। तो एक बड़ा कद है राव इंद्रजीत सिंह का। उनकी अगर बात करें दक्षिणी हरियाणा की बात करें, दक्षिणी हरियाणा की राजनीति राव इंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह पर पार्टी ने एक बार फिर विश्वास जताया है। सिरसा सीट की बात कर लेते हैं। सिरसा सीट से जो मौजूदा सांसद थी सुनीता दुग्गल, उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर यहाँ पर अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। अशोक तंवर की अगर बात करें, हरियाणा कांग्रेस के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी में बड़े पदों पर रहे हैं। तो पिछले ही दिनों वो बीजेपी में शामिल हुए थे और उसी वक्त लग रहा था कि उनको सिरसा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और उनको वहां पर टिकट दिया। सुनीता दुग्गल की वहां से टिकट काट दी गई और कहीं ना कहीं जितने भी इंटरनल सर्वे थे, इंटरनल सर्वे में सुनीता दुग्गल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं बताई जा रही थी, इस वजह से टिकट काटी है, ऐसी बातें हैं। इसके अलावा अंबाला की बात करें, अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया थे जो जिनका स्वर्गवास हो गया था और उनकी पत्नी है बंतो कटारिया, बीजेपी में शुरू से हैं। बीजेपी महिला मोर्चा में कई पदों पर रहे, मुखिया बीजेपी में वो कई पदों पर रहे। तो बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता है, उन पर पार्टी ने यहाँ पर विश्वास जताया है। पार्टी को लग रहा है कि सहानुभूति का फायदा भी उनको मिल सकता है। संजय भाटिया की टिकट कटकर वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टिकट वहाँ पर दे दी गई है। अनिल, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? अनिल, जो बाकी 4 लोकसभा सीट बची हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि उन लोकसभा सीटों पर किस तरह से बीजेपी अब विचार विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप इस पर भी थोड़ा सा गौर करके बताइए कि जो 4 लोकसभा सीटें हैं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण आप मानते हैं। हरियाणा की राजनीति से संबंध रखते हुए नेता क्या सोच रहे होंगे, किस तरह से बीजेपी इस पर आगे बढ़ सकती है? देखिए, अगर बाकी बची हुई 4 सीटों की बात करें, इनसे पहले मैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करूंगा। वहां पर चौधरी धर्मवीर सिंह दोबारा टिकट लाने में कामयाब रहे, पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। बाकी 4 सीटों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार में जो मुख्य तौर पर नाम लिए जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, इसके अलावा डिप्टी स्पीकर गंगवा, ये 3 नाम मुख्य तौर पर लिए जा रहे हैं। पार्टी किस तरीके से समीकरण बैठाकर इनको टिकट देती है, अपने आप में अहम रहने वाला है। इसके अलावा रोहतक की बात कर लेते हैं। रोहतक से पार्टी तमाम तरह के समीकरण पर ख्याल कर रही है कि मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा को टिकट दिया जाए या उनकी जगह किसी दूसरे नॉन जाट चेहरे पर दाव लगाया जाए, किसी जाट चेहरे को तो जगह दी जाए। वहां पर भी पार्टी तमाम समीकरणों पर काम कर रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, जहां से नायब सैनी सांसद थे, अब नायब सैनी मुख्यमंत्री बन चुके, तो नायब सैनी की सीट पर किसे टिकट दी जाए, इसको लेकर भी पार्टी में माथापत्ती चल रही है। तमाम समीकरणों को लेकर पार्टी काम कर रही है। वहीं अगर बात करें सोनीपत की, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक की टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। सांसद रमेश कौशिक को टिकट नहीं मिलेगी, ये मानकर चलिए। रमेश कौशिक की जगह पर टिकट किसे मिलेगी, इसी को लेकर पार्टी तमाम पहलुओं पर काम कर रही है। जो 4 सीटें बची, उन 4 सीटों में से मानकर चलिए कमल, क्योंकि जातिगत समीकरण सारे देखे जाते हैं, जातिगत समीकरणों के हिसाब से एक ब्राह्मण को सीट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अगर बात करें इन 4 में से एक जाट को टिकट मिल सकती है, जो संभावनाएं लग रही है। वहीं 2 सीटों को लेकर, कुरुक्षेत्र को लेकर क्या समीकरण रहने वाले हैं, हिसार को लेकर या सोनीपत को लेकर क्या समीकरण रहने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आजकल में स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी की जो तीसरी सूची आएगी उसमें हरियाणा की बची हुई 4 टिकटों की घोषणा की जा सकती है। सोनीपत से रमेश कौशिक की टिकट कटना ये तय मानकर चलिए रमेश कौशिक। ठीक है, मानिए कमल। और बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और खबर पर आपसे बातचीत होगी अनिल मौर्य। एक और बड़ी जानकारी यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिल्ली का दौरा है और बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली का उनका ये दौरा है। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने का कार्यक्रम बताया गया है। दिल्ली में हो सकता है पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हो जाए, शिष्टाचार भेंट होगी, मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली जा रहे हैं। आभार भी प्रकट करेंगे अपनी ओर से, क्योंकि बड़ा विश्वास जताया गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उन पर। सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात काफी उनके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा कई और भी मसले हैं जिन पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश कैबिनेट विस्तार भी होना है, मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी, यानी कि उनके विभागों का बंटवारा भी होना है। कई विषय हैं जिन पर अभी मंथन हो रहा है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। अनिल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे पर थोड़ा प्रकाश डालिए, बताइए कि ये क्यों इतना अहम दौरा माना जा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस दिल्ली दौरे को लेकर?
देखिए कमल, हम सुबह से ही बता रहे थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल नायब सैनी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री से नायब सैनी मुलाकात करेंगे। काफी अहम दिल्ली का दौरा है, क्योंकि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दिल्ली का पहला दौरा है और पहले दौरे पर ही सीधा नायब सैनी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री की तरफ से आभार जताया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व का जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है विश्वास जताने के लिए आभार जताएंगे और प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा विश्वास नायब सैनी के ऊपर जताया गया है। नायब सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। वो सांसद रहने के बावजूद उन पर पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास जताया, उनको मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के पास नायब सैनी पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करने के दौरान प्रधानमंत्री का केंद्रीय नेतृत्व का आभार यहाँ पर जताया जाएगा। प्रधानमंत्री का नायब सैनी आशीर्वाद लेंगे और मार्गदर्शन लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से किस तरीके से नायब सैनी आगे बढ़ेंगे ये काफी अहम रहने वाला है। चर्चाएं ये भी चल रही है, क्योंकि अब नायब सैनी को अपनी कैबिनेट का विस्तार करना है, क्योंकि अभी तक जो कैबिनेट का गठन किया गया है, नायब सैनी ने अपने साथ 5 मंत्री बनाए हैं। 5 कैबिनेट मंत्री हैं। पुरानी कैबिनेट थी जो मनोहर कैबिनेट, उसमें भी वो मंत्री होते थे और उन्हीं को रिपीट यहाँ पर किया गया। लेकिन अभी जो 7-8 और मंत्री बनने हैं, 7-8 मंत्री की और जगह बाकी है, वो गठन किस तरीके से हो सकता है कैबिनेट का। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा कि जो नया कैबिनेट विस्तार होगा, कैबिनेट का जो नए तरीके से अब जो विस्तार किया जाना है, उसमें किस तरीके से जो नए चेहरों को जगह दी जा सकती है, पुराने चेहरों में से किस किस को शामिल किया जा सकता है। वहीं जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो, क्योंकि देखिए पहले हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार थी कमल, लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जिसको निर्दलियों का समर्थन है। तो ऐसे में अब बीजेपी की खुद की सरकार है निर्दलियों के समर्थन के सारे। तो ऐसे में अब जो नई सरकार है किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर आ चुके हैं। उसके कुछ दिनों बाद मोटा मोटा मानकर चले कि 5-6 महीने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बचे। तो ऐसे में इतने कम समय में जो नायब सैनी की सरकार है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, पिछली सरकार की योजनाओं को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है उस विजन को नायब सैनी किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर प्रधानमंत्री से यहाँ पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोर, आपने जानकारी दी इस खबर पर और आपने खबर की तह तक पहुंचकर भी बताया कि क्या मायने हैं नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे को लेकर। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी ने अब सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। आप ये भी जानते हैं कि 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड में और बीजेपी ने बुधवार को बची 2 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट थमा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काट दिया गया और वहीं गढ़वाल से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत का भी टिकट काट दिया गया है। अब ये जो 3 चेहरे हैं वो आप देख सकते हैं। पहला हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री और इनको काफी राजनीतिक अनुभव है। दूसरा अनिल बलूनी का नाम भी है और ये बाकी जो बचे 2 चेहरे हैं जिनके नाम पहले घोषित हो चुके थे। अजय टम्टा, इनका नाम भी सामने आ चुका था। अनिल बलूनी का हमने जिक्र किया, अजय भट्ट का भी हम जिक्र पहले कर चुके हैं। नैनीताल से इन पर भरोसा बीजेपी आलाकमान ने जताया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जताया। और टिहरी से आप देख ही सकते हैं, एक बार फिर से माता राजलक्ष्मी को भी मौका मिला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा था टिकट मिलने के बाद, आइए वो सुनवाते हैं। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष हैं। दूसरी बात, पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा तरह प्रयास करूंगा और क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर काम करूंगा। ये मैं अपने नेतृत्व को भी विश्वास दिलाता हूं और हरिद्वार की जो जनता है उसको भी आश्वासन दूंगा। देखिए, मुद्दे तो विकास है। हम सरकार में रहे हैं और पिछले 10 साल से हम केंद्र में हैं और 7 साल 8 साल 7.5 साल से हम राज्य में सरकार चला रहे हैं। तमाम विकास के कार्य, इस बीच में कुंभ हमने संपन्न कराया, कोरोना जैसी महामारी में हम जनता के साथ खड़े हुए। दूसरी बात, हमने सड़कों का जो डेवलपमेंट किया है
रोड्स का जो डेवलपमेंट किया है, कुंभ के दौरान जो विकास के काम किया है, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया है, डिग्री कॉलेज बनाए हैं, अन्य बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं, हर्रावाला में कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, तमाम तरह के सीपेट बनाया यहाँ पर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई है। तो तमाम उन जो विकास के कार्य हमने किए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। तो आपने सुना त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जिनको हरिद्वार से मौका मिला है कि वो चुनावी मैदान में उतरे। हमारे साथ नासिर हुसैन जुड़े हुए हमारे संवाददाता देहरादून से। नासिर, ये जो 5 कैंडिडेट हैं बीजेपी के, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितने मजबूत आपको ये कैंडिडेट लगते हैं राजनीतिक लिहाज से, और मौजूदा जो स्थिति है उत्तराखंड राजनीति की, एक तो सवाल ये है, और दूसरा ये, जिन सिटिंग एमपी का टिकट कटा है वो भी बड़े चेहरे हैं, क्यों टिकट उनका काट दिया गया, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? संक्षेप में दोनों सवालों के जवाब आपसे लेना चाहूंगा नासिर। देखिए कमल, बिल्कुल बीजेपी अपने जो टिकट तय करती है वो रणनीति के तहत तय करती है, क्योंकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें 2 बार बीजेपी के पाले में रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने बहुत रणनीति और सोच समझ के बाद ये टिकट जारी किया। हालांकि जो पहले 3 सिटिंग सांसदों के टिकट जारी कर दिए गए थे, लेकिन 2 सीटें ऐसी थी जिन पर काफी मंथन किया गया, और काफी मंथन करने के बाद आखिरकार इन पर दोनों सीटों पर भी नामों का ऐलान किया। इसमें पौड़ी और हरिद्वार सीट की हम बात कर रहे हैं। पौड़ी पर भी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सांसद थे, और हरिद्वार पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सांसद थे। यानी दोनों पर पूर्व मुख्यमंत्री पहले सांसद थे, लेकिन अब जब उन दोनों को हटा करके एक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और एक राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को किया गया, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी रणनीति इसको माना जा सकता है। हालांकि टिकट कटने के पीछे, दोनों ही नेताओं के टिकट कटने के पीछे क्या कारण रहे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि शायद पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री भी रहे, उनसे कुछ नाराजगी बीजेपी की जरूर चल रही थी, ये जग जाहिर है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट क्यों काटा गया ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों ही टिकट जो दिए गए हैं वो सोच समझ कर दिए गए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काटे गए हैं, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री को मौका भी दिया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एक बड़ी रणनीति के तहत ये टिकट वितरित किए गए। और इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी की जो रणनीति है उनके काम में आती है, क्योंकि वो बहुत मंथन करते हैं, इंटरनल सर्वे बीजेपी का होता है, उसके आधार पर ही टिकटों का आवंटन होता है, ये भी बात कही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी दी नासिर हुसैन इस खबर पर। आगे बढ़ते हैं, बात उन किसान नेताओं की जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात को मनवा लिया जाए, लेकिन आचार संहिता लगने से पहले क्या इन बातों को लेकर कामयाबी हासिल करेंगे? किसान नेता सवाल बड़ा है। लेकिन दिल्ली में महापंचायत बुलाने का पहले ही निर्णय ले लिया गया था, रामलीला मैदान को चुना गया था और किसानों की महापंचायत सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बताई गई है कि शुरू होगी और 2 बजे तक खत्म हो जाएगी। किसानों की महापंचायत में बड़ा निर्णय कोई ना कोई लिया जा सकता है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की थी। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे और जो इजाजत है वो मिली थी, ऐसी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। महापंचायत में तकरीबन 60,000 किसानों के शामिल होने की खबर मिल पाई है, दावा किया गया था किसान नेताओं की तरफ से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी कि एसकेएम के बैनर तले जो ये महापंचायत है, जो नेतृत्व एसकेएम भी कर रहा है इस महापंचायत का, लग रहा है कि कोई मजबूत रणनीति बनाने का मन किसान नेता बना चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त हरसिमरत पॉल जुड़ चुकी हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। हरसिमरत, आज की जो महापंचायत है ये किन मायनों में हम ये समझे कि आने वाले वक्त में अगर आंदोलन होता है तो उसकी नींव आज ही रखी जाएगी, ये मानकर चले हम इस महापंचायत से कोई ना कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आएगा, या फिर आगे भी इस तरह की महापंचायत या कोई मीटिंग हो सकती है एसकेएम की या बाकी किसान संगठनों की जो इसमें शामिल है? बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि तकरीबन 400 संगठन जो हैं वो आज की इस महापंचायत में शामिल है। ये जो कहा गया था, यहाँ जाने की कॉल दी गई थी रामलीला मैदान में, आपको ये बता दें कि वो एसकेएम गैर राजनीतिक की तरफ से जो है उनकी कॉल अलग है, और एसकेएम जो ये राजनीतिक यानी कि राज्यपाल ग्रुप जो है इसकी तरफ से दी गई थी। और इसके अंडर जो है काफी जथेबंदी, जैसे कि मैंने बताया कि 400 संगठन आते हैं, और ये संगठन जो है सिर्फ पंजाब के नहीं है, फिर तो पूरे देश में से अलग अलग जगह के हैं।
चाहे इसमें कर्नाटक की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो कई संगठन जो है इसमें शामिल होंगे। कई जिलों के संगठन या कई राज्यों के संगठन मैं कहूंगी इसमें शामिल होने वाले हैं। 400 संगठन बताए जा रहे हैं और इसको लेकर के बीते दिन से ही जो किसान है वो पहुंचना शुरू हो गए थे। ज्यादातर किसान जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो ट्रेनें हैं या फिर बसें हैं, इस तरह से आए हैं। वहीं उग्राह जत्थेबंदी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तकरीबन 2000 बसें बुक करवाई हैं, जिसमें कि किसान जो है वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को परेशानी होना लाजमी है, क्योंकि जब एक तरफ ऐसे काफिले वहां पर आएंगे, बेशक वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नहीं है, उसके बावजूद जब इतनी बड़ी गिनती में किसान अपने व्हीकल चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किराए पर लेकर आ रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठकर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी जरूर होगी। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो फोर्स जो है वो भी लगाई जा रही है, अलग अलग बॉर्डर को वहां पर भी सील किया जा रहा है। पर आपको बता दें कि रामलीला मैदान में इस बार किसानों ने परमिशन ली हुई है। बिल्कुल परमिशन है, कहे गए हैं कि आप इसमें आ सकते हैं और आपको 3 बजे तक जो है आपको मैदान खाली करना होगा, 3 से 4 बजे तक। बिल्कुल, पर आपको ये बता दें कि तकरीबन 60,000 किसान पहुंचने की जो गिनती है वो बताई जा रही है, कितने किसान जो है वहां पर पहुंच सकते हैं। वहीं पर आपको ये बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो दूसरा ग्रुप है, गैर राजनीतिक ग्रुप है, पंधेर ग्रुप है, उनकी तरफ से भी यात्रा की बात कही गई है, पर वो इसमें शामिल नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि हम 14 मार्च से जो है जो शहीद किसान हुए शुभकरण, उनकी कलश यात्रा निकालेंगे, जो कि उनके गृह का जो जिला है यानी कि बठिंडा से शुरू होगी और उसके बाद 22 मार्च को जो है और इसके अलावा और अभी राकेश टिकैत का बयान सामने आ रहा है। हरसिमरत, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे थे, एक बार सुन लेते हैं। कहाँ पुलिस प्रशासन, रेलवे स्टेशन पे, मतलब पूरी फोर्स, वो किसी भी स्टेट की हो, सब रोकने पर लगे हुए हैं। हमने कहा है कि जो भी थाना हमारे लोगों को रोकने का काम करेगा वहीं पंचायत शुरू होगी। अभी भी लाठी बज रही पूरे यूपी में। हमारा ये एक्शन है कि जिस थाने में, जिस जिले में रोका जाएगा, हम वहीं पे ही विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम जाएंगे उसके बाद में नोएडा में, कानपुर में, मतलब रात को 12-12 बजे लोगों को ट्रेन से उतार रहे। मतलब कोई आतंकवादी है जो किसान यहाँ पे आ रहा है। हम अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। हमारी समस्या है वो सरकार सुने। तो नाराजगी जाहिर कर रहे थे राकेश टिकैत। शुक्रिया हरसिमरत, आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं, अब हिमाचल प्रदेश की बात भी कर लेते हैं, जहां पर चिकित्सकों की हड़ताल को खत्म करवा दिया गया है। अस्पताल में नियमित अब सेवाएं देंगे ये डॉक्टर्स, क्योंकि एक चिंता जरूर थी कि डॉक्टर्स की हड़ताल होती है तो फिर तीमारदार मरीज दोनों को परेशान रहना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दी गई। डॉक्टर्स की इन मांगों पर चर्चा हुई है। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को बहाल किया जाए, ये बड़ी डिमांड थी, और साथ ही 4914 एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम को फिर से बहाल करने की बात कही गई है। तो ये कुछ डिमांड से जिनके बारे में चर्चा हुई है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं प्रदीप, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप, बहुत संक्षेप में बताइएगा, कैसे हड़ताल खत्म कराने में सरकार कामयाब हुई है? इस दिन से ये हड़ताल चल रही थी और रोजाना 2 घंटे तक जो डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी का उन्होंने बहिष्कार किया हुआ था और रोजाना 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो ओपीडी में नहीं जाते थे। और ये लगातार हड़ताल का दौर चला हुआ था। इनकी 3 प्रमुख मांगे थी। इसमें एक तो एनपीए बहाल करने की, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस और उसके साथ साथ प्रमोशन समय पर होनी चाहिए, और जो वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक है उनको वित्तीय शक्तियां मिलनी चाहिए। ये 3 प्रमुख मांगे थी और इनको लेकर चर्चा हुई पिछले कल स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धर्मेंद्र शांडिल की अध्यक्षता में, और उसमें एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। और उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों जी प्रदीप, ये 3 डिमांड्स जो आपने बताई है, सहमति की बात हुई है, आश्वासन दिया गया है। देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में कैसे सरकार अब बीच का रास्ता निकाल सकती है। ये सवाल अपने आप में बड़ा है, क्योंकि हम लगातार इस खबर पर पहले भी बने हुए थे, क्योंकि लगातार हड़ताल की बात सामने आ रही थी। 2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया गया था, तो ये सब कुछ हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। कैथल से बड़ी खबर है, पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस को चकमा देकर सिविल लाइन थाने से आरोपी ही फरार हो गया। फरार आरोपी का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस कर्मियों की लापरवाही पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। आरोपी की तलाश में पुलिस तो है, लेकिन 4 टीमें क्या कामयाब हो पाएंगी और कब हो पाएंगी, सवाल बड़ा। डीएसपी पुलिस की लापरवाही की जांच करेंगे। पुलिस की 4 टीमें मामले की जांच कर रही है। मंगलवार दोपहर को सिविल लाइन थाने से एक आरोपी फरार हो गया था। सवाल यह कि ये फरार कैसे हो सकता है।
पुलिस का इतना सख्त पैरा होता है, इसी बात की तो जांच करनी है। अब पुलिस के जिम्मे सब कुछ है और पुलिस की ही जांच करनी है। देखने वाली बात है क्या कोई लापरवाही हुई थी, और हुई थी तो गाज किस किस पर गिर सकती है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, अभी सवाल है। पुलिस की जांच के बाद ही नतीजा सामने आ सकता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबर की तय तक में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।